पहले वाले का आंसर 0। क्यूमुलिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरे वाले का आंसर होगा 2। जैसे CH3 CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CH CH3, तो ध्यान रखना कि ये दोनों कार्बन को मिलाकर हम लोग एक स्टीरियोजेनिक एरिया मानेंगे, एक स्टीरियोजेनिक एरिया। ओवरऑल इट इज 1 स्टीरियोजेनिक एरिया। n का वैल्यू 3 मत ले लेना। n का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, n इज द नंबर ऑफ GI एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया चलो हम आगे जाके टर्म लिखाएंगे। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया है वो n इक्वल टू 1, हमेशा GI का नंबर 2 होगा। तीसरे का आंसर भी 2 होगा। CH3 CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड और एक रिंग बॉन्डेड टू CH3, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मिलाकर अगेन एक GI एरिया हम लोग मानेंगे। यहां पर एक H और मिथाइल अलग अलग है, यहां H और मिथाइल अलग अलग है, GI होगा। रिंग को डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लो, क्यूमुलिन बनेगा। सबको समझ में आ रहा है? ये 3 सवाल समझ में आ रहा है? थर्ड में, हाँ क्या? एक प्लेन में कैसे? एक प्लेन में कैसे? क्योंकि एक रिंग है, रिंग को डबल बॉन्ड मान लिया तो क्यूमुलिन नहीं बन गया 3 का, और 3 का बन गया तो यहां पे डेफिनेटली दोनों एक ही प्लेन में आएगा। तुम एनालिसिस करके देख लो, पूरा रूल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। चौथा का आंसर भी 2। द क्वेश्चन गिवन इज 4 मेंबर का रिंग, फिर बीच में 6 मेंबर का रिंग, फिर से 4 मेंबर का रिंग CH3। ये सारे रिंग सिमेट्रिकल हैं, सबको डबल बॉन्ड माना जा सकता है। क्यूमुलिन ऑफ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन मिला के एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया होगा। यहां पे एक H और यहां पर एक H मिथाइल अलग अलग, ये भी GI शो करेगा। इसका भी आंसर 2। क्लियर? 5वां CH3 CH डबल बॉन्डेड, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग और उसके बाद डबल बॉन्डेड CH CH3। यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया कौन सा है? ये कार्बन और ये कार्बन मिला के पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया हम लोग मान सकते हैं। 3 और 2 5 पाई बॉन्ड। ऑड में GI हो सकता है, H और मिथाइल अलग, H और मिथाइल अलग। ये एरिया के अबाउट भी GI होगा, एक ही एरिया है। देयरफॉर द आंसर इज 2। हाँ, बीच में ग्रुप लगा देंगे तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एरिया बन जाएंगे। हम लोग इससे और इसे भी मान सकते। देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ GI एरिया देखना पड़ेगा। जैसा भी आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। छठा CH3 CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O, क्यूमुलिन है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होने की वजह से नो GI। आंसर इज 0। सिमिलरली 7वां CH3 CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड NH, अगेन अ क्यूमुलिन ऑफ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर H अलग, कार्बन के पास H और मिथाइल अलग। कार्बन और नाइट्रोजन को मिला के एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया। आंसर इज 2। 8वां HN डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड NH, अगेन लोन पेयर H अलग अलग, लोन पेयर H अलग अलग, क्यूमुलिन ऑफ ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये दोनों नाइट्रोजन मिलाकर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया। देयरफॉर द आंसर इज 2। 9th CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड CH Br, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया, तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया विथ नो सिमेट्रिकल एंड। मिथाइल एंड ब्रोमीन, नो सिमेट्रिकल एंड, 2 का 2 to the power 3, दैट इज 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड CH CH3, ये पाई बॉन्ड के अबाउट भी GI होगा, ये पाई बॉन्ड के अबाउट भी GI होगा, ये पाई बॉन्ड के अबाउट भी GI होगा। और अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो जो दोनों पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो चीज लेफ्ट तरफ जो है वही चीज राइट तरफ भी होना चाहिए टिल द एंड विथ सिमेट्रिकल एंड। n का वैल्यू यहां पर कितना है? 3, तो P का वैल्यू कितना निकालेंगे?
3 + 1/2, n का वैल्यू ऑड है तो p का वैल्यू n + 1 आंसर विल बी 2 to the power 3 - 1 + 2 to the power 2 - 1, 4 + 2, that is 6 is the answer. 11वां का आंसर 4, 12वां का आंसर 1 2 3 6, 11वां 12वां में किसी को डाउट है तो बोलो. 11 12, 11 12, एनी डाउट? 13, 13 में 3 पाई बॉन्ड, तीनों के अबाउट ज्योमेट्रिकल होगा, n डबल बॉन्ड n के अबाउट भी होगा. समझ में आ रहा है? नो सिमेट्रिकल एंड 2 to the power 3 8, 14, 14, कौन बोल रहा है? 6, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड N, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, ये 4th है. इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मॉलिक्यूल के बीचों बीच लाइन खींचे, यहीं पे गड़बड़ हो गया. हुआ ना गड़बड़? अगर इस पॉइंट को लें तो इधर कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, क्या ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं. नो सिमेट्रिकल एंड 2 to the power 3 8. 15 नंबर CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया नहीं है. समझ में आ रहा है? लेकिन मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक लाइन अगर खींचे तो ये लाइन बिल्कुल मिरर की तरह बिहेव कर रहा है दोनों पार्ट के लिए. तो n = 2, आ जाओ, n = 2 विथ सिमेट्रिकल एंड. समझ में आ रहा है? आंसर विल बी 3, 16, 16th CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, ये एक GI का एरिया है, ये दूसरा GI का एरिया है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ये तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया 3 है. विथ ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींचो तो ये लाइन बिल्कुल मिरर की तरह बिहेव कर रहा है दोनों पार्ट के लिए, कहीं भी कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा. तो n = 3 विथ सिमेट्रिकल एंड, n = 3 विथ सिमेट्रिकल एंड. सो आंसर हियर विल बी 6. 16 का आंसर 6. 17 CH3 CH डबल बॉन्डेड CH, बीच में 3 रिंग लगा दिए. ये 3 रिंग बिल्कुल वही है जो ऊपर वाला सवाल है, तीनों को डबल बॉन्ड माना जा सकता विथ अ सिमेट्रिकल एंड. n = 3, आंसर विल बी 6. 18 CH3 N डबल बॉन्डेड N, CH डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CH, N डबल बॉन्डेड CH, CH3, ये GI का एरिया है, ये भी GI का एरिया है, ये भी GI का एरिया है. मॉलिक्यूल के बीचों बीच लाइन, डिफरेंस इज प्रेजेंट. n = 3, 2 to the power 3 8, 19, एक पाई बॉन्ड और इधर दे दिया तो ये दोनों को मिलाकर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरिया. देयरफॉर वी विल गेट 2. 20वां नंबर सवाल, 8 नंबर का रिंग, ये पाई बॉन्ड के अबाउट GI होगा, एक GI का एरिया, दूसरा GI का एरिया, तीसरा, चौथा, ये मिला के 5वां, लेकिन यहां GI नहीं होगा, और ये दोनों को मिला के साइक्लो अल्केन वाला GI 2 to the power 6, दैट इज 64 आंसर. 15 नंबर में आंसर चेंज करो.
जीआई का एरिया समझ में आ रहा है ना? वो दो सेंटर जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, दो सेंटर के बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? वो दोनों सेंटर को मिला के एक जीआई का एरिया n=1 काउंट करेंगे और उसके बाद चेक करना है कि सिमेट्रिकल एंड है कि नहीं है। तरीका हम बताए हुए हैं सिमेट्रिकल एंड का। क्लियर है? अब देखो जीआई कैलकुलेशन में कुछ स्पेशल केस ध्यान रखना कि जहां पर मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग आ जाए। ये तो बिल्कुल सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल था जहां पे आप फॉर्मूला लगा लिए, लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं आपके सामने जहां पर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। वहां पर आपको केसेस बना बना के ही चेक करना पड़ेगा, और वो कैटेगरी है जहां मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग आ जाए। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताए थे, CH3 CH डबल बॉन्डेड, C बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड, CH बॉन्डेड टू CH3, CH डबल बॉन्डेड, CH बॉन्डेड टू CH3। क्या यहां GI हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या यहां हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां GI हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है? जब एक ई फॉर्म में एग्जिस्ट करे और दूसरा जेड में एग्जिस्ट करे, तब बोलेंगे ग्रुपिंग अलग अलग हो गया, यहां जीआई होगा। क्योंकि यहां एच और मिथाइल तो अलग अलग है। ऊपर ई हो जाए नीचे जेड हो जाए तो यहां पर भी जीआई होगा, लेकिन अगर ऊपर भी ई है नीचे भी ई है तो यहां पर जीआई नहीं होगा। यह बात समझ में आ रहा है? ऐसे केसेस में हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करते। वी विल सिंपली फॉर्म केसेस। कैसे केसेस बनाएंगे ध्यान दो। CH3 CH डबल बॉन्डेड C, मिथाइल और H का पोजीशन पहले फिक्स किए। अब यहां पर केस बनाए, मान लेते ये E है, ये E है, ठीक है। दूसरा ये E है और दूसरा Z है। तीसरा ये Z है और ये E है। चौथा ये Z है और ये Z है। जब मिथाइल और H का पोजीशन मैंने ऐसे फिक्स किया तो यहां पर मेरे को 4 केसेस मिले। 4 के अलावा और कुछ मिलेगा क्या? फिर एक और केस क्या है, पूरे मॉलिक्यूल को पलट दो। मतलब H ऊपर करके CH3 नीचे करो, पहले यहां चेंज करो, इधर का सेम रखो। समझ में आ रहा है? H ऊपर मिथाइल नीचे करके हम फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे। E Z E Z Z E Z Z, यही टोटल 8 कंडीशन बनेंगे ना। अब इस 8 कंडीशन में हम लोग को यह पता करना होगा कि कौन कौन सा कंडीशन जो है वो आइडेंटिकल है। ऑब्वियसली चूंकि इधर और इधर का ग्रुप सेम है, CH डबल बॉन्डेड CH CH3, CH डबल बॉन्डेड CH CH3, सेम है ना। यहां पोजीशन चेंज करके फिर से 4 केस बनाए। It is equivalent to saying that this molecule is 100% rotated by 180 degree. अगर इस मॉलिक्यूल को पूरा 180 डिग्री से रोटेट कर दो तो यही मिल जाएगा। ड्रॉ करके देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्डेड C, पहले बोले हम लोग E, ये दोनों E फॉर्म हो गए, हुआ ना E फॉर्म। दूसरा केस बनाए CH3 CH डबल बॉन्डेड C, दूसरा है EZ, ये ऊपर E है और लेकिन नीचे Z है। तीसरा केस CH3 CH जैसे था वैसे ही यहां पर बनाए Z और यहां बना दिए E, तीसरा केस। चौथा केस CH3 CH डबल बॉन्डेड C, ऊपर भी Z और नीचे भी Z। ये 4 केस बना ऊपर वाला। हम लोग बोलेंगे कि यहां पर इस डबल बॉन्ड के अबाउट में जीआई नहीं होगा। मतलब जीआई नहीं होगा मतलब क्या? अगर आप एक कार्बन पे ऊपर H और मिथाइल को नीचे कर दें, इधर सेम रखें और इसको H को ऊपर और मिथाइल को नीचे कर दें, तो ये दोनों फॉर्म आइडेंटिकल होगा ही ना यार। ऊपर नीचे कर देना H और मिथाइल को मतलब मॉलिक्यूल को पूरा पलट देना।
अगर पहले वाले को पलट के दूसरा मिल रहा है तो फिर बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर देखो, ऊपर ई है, नीचे जेड है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो इसके अबाउट जीआई होगा। और इसके अबाउट जीआई कैसे बनाया जाएगा? एक तरफ सेम रखो और एक तरफ चेंज कर दो। देखो, ऊपर जेड कर दिए, नीचे ई कर दिए, तो ये दोनों जो है दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर अबाउट दिस 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? खैर, ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। अब जैसे ही हम 5वां या ये 4 के बारे में सोचें, ये 4 बेसिकली क्या है? ये 4 बेसिकली, ये सब को आप 180 डिग्री से पलट दीजिए तो बाकी वो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो पहले 4 को 180 डिग्री से उलटने से अगला 4 मिल रहा है, तो डेफिनेटली द अदर 4 आर नॉट डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल। Therefore, these 4 cases are identical. Only the 4 geometrical isomer will be possible. ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे सोचो, मान लो मॉलिक्यूल दिए रहते हैं ऐसे, CH3CH डबल बॉन्डेड C, ऊपर कर दिए CH डबल बॉन्डेड CH3 और नीचे कर दिए CH डबल बॉन्डेड CHET। ऊपर मिथाइल एमी लिख दे रहे और नीचे ET कर दिए। क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? अब जो 4 केस बनेगा, क्या उसको उलट देने से अगला 4 मिलेगा? यहां तो इसलिए मिल रहा था कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, स्ट्रक्चर वाइज, फॉर्मूला वाइज एग्जैक्टली सेम है। तो ऊपर E है, नीचे Z है, उलट देने से ऊपर Z और नीचे E, इसलिए वो आइडेंटिकल बन जा रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पर ऐसे बनाएंगे, CH3CH डबल बॉन्डेड C, यहां बना दिए मान ले E, यहां भी बना दिए मान लो E। दूसरा केस CH3CH डबल बॉन्डेड C, ऊपर E, नीचे Z, CH3CH डबल बॉन्डेड C, ऊपर Z, नीचे E। और चौथा CH3CH डबल बॉन्डेड C, ऊपर भी Z और नीचे भी Z। ये 4 बनाए, वो पहला 4 केस। अब अगला 4 केस हम बनाने जा रहे हैं। अगला 4 केस कैसा है? HC मिथाइल डबल बॉन्डेड C, इधर चेंज कर दिए ना, और फिर से वही EE। यहां पर अगर मेरे को E बनाना है तो ये बन गया E और ये भी बन गया E। ठीक है? क्या ये पहला और ये 5वां सेम है? सोच कर देख, क्या पहला और 5वां सेम है? हम इस केस में तो बोल रहे थे कि पहला और 5वां सेम होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस को पलट दो 180 डिग्री से 5वां बन जाएगा, है कि नहीं? सोचो खुद कि अगर मान लो यहां पर हम ET के जगह मिथाइल कर देते, यहां भी मिथाइल कर देते, तो क्या ये दोनों डिफरेंट है? इसे पूरा पलट दिए तो यही मिलेगा ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप सेम था। बस यही अगर हम ET कर दें, क्या ये आइडेंटिकल है? अगर मैं इसको पलट देता हूं तो नो डाउट ऊपर H और नीचे मिथाइल मिलेगा इस तरह, लेकिन ये पलटने से इथाइल ऊपर जाएगा और मिथाइल नीचे आएगा, जबकि यहां पर मिथाइल ही ऊपर है और इथाइल नीचे। समझ में आ रहा है? मतलब कि और 3 केस मिलेगा। ऑल टुगेदर द आंसर हियर विल बी 8। कॉपी करो समझ के जल्दी। लग रहा कोइंसिडेंस की बात है। जब सारे डबल बॉन्ड एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, यहां पर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका GI जो है इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है। यहां फॉर्मूला तो कभी नहीं लगाएंगे। जब सारे डबल बॉन्ड एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा, और मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्रिकल एंड नहीं है, सीधे 2 की पावर n तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर डबल बॉन्ड के अबाउट 2 2 आएगा। 2 × 2 × 2 दैट इज 8 आंसर। हाँ,
क्या ये? हाँ, वैलेंसी, हाँ हाँ, इसमें ये ग्रुपिंग सेम है ना। ये अपने आप में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि यहां पर जीआई चल रहा है, यहां भले नहीं चल रहा है। कहीं एक जगह भी जीआई चलेगा तो जीआई बोलेंगे ना। यहां जीआई नहीं होगा, यहां जीआई नहीं होगा, मतलब कि अगर आप यहां पर ऊपर H और नीचे मिथाइल कर दीजिए और बाकी सब कुछ सेम ड्रॉ कर दीजिए, दे आर आइडेंटिकल। यहां हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का कोशिश किए, एक तरफ सेम रखे और एक तरफ चेंज किए, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। इससे साबित हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा। लेकिन ये अपने आप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है बाकियों के लिए, क्योंकि ई जेड, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। नहीं बता सकते, मतलब क्या नहीं बता सकते? उल्टा क्या सुन रहा, हम बोल रहे हैं जीआई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 100%। इसलिए तो वहां फॉर्मूला लग रहा है 2⁵। यही तो मैं बोला कि अगर तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, 2⁴ एवरी टाइम एप्लीकेबल। क्लियर? यहां 4 जीआई आया और वहां 8 आया, ये क्लियरली समझ लो। मान लो ये सही एग्जांपल हम लिखते हैं CH3 डबल बॉन्डेड C, CH डबल बॉन्डेड CH2, CH डबल बॉन्डेड CH2। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इसके? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इसके? तो ऑब्वियसली यहां पर नो जीआई, यहां पर नो जीआई। तो जब जीआई नहीं है तो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हो गए। अरे EZ होता तभी तो डिफरेंट मानते। जब जीआई नहीं हो रहा है मतलब कि दे आर सेम ग्रुप। CH डबल बॉन्डेड CH2 सेम ग्रुप, और इस कार्बन पे अगर सेम ग्रुप अगर हो गया तो ऑब्वियसली यहां पर भी जीआई नहीं होगा। द आंसर इज 0। नेक्स्ट केस H2C डबल बॉन्डेड C, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3, CH डबल बॉन्डेड CH, CH3। इसके कितने जीआई होंगे? इसके कितने जीआई होंगे? पहला सवाल, क्या यहां जीआई है? 100% है। H मिथाइल अलग, H कार्बन अलग। क्या यहां जीआई है? H मिथाइल अलग, H कार्बन अलग, यहां भी जीआई। क्या यहां जीआई है? 2 हाइड्रोजन सेम हो जाने के कारण यहां जीआई नहीं है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? ओके, H CH डबल बॉन्डेड C, केसेस बनाए E Z E Z Z 4 ही केस है। लेकिन क्या आपको यह समझ में आ रहा कि ये दोनों केस आइडेंटिकल है? क्योंकि यहां H H है, अगर मॉलिक्यूल को पलट दिया जाए तो बीच वाला केस वही रहेगा। यस और नो? बीच वाला केस अगर सेम है तो ऑल टुगेदर वी विल गेट ओनली 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहला, दूसरा, और ये रहा तीसरा। अगर हम यहां पर HCH डबल बॉन्डेड C ऊपर E करके नीचे Z कर देते तो दे विल बी सेम। क्योंकि पहले फॉर्म को अगर पूरा 180 डिग्री से पलट दिया जाए तो दूसरा फॉर्म तैयार हो जाएगा। इसलिए ऑल टुगेदर दिस मॉलिक्यूल विल हैव टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर कोशिश करो, HCH डबल बॉन्डेड C, CH डबल बॉन्डेड CH Me और CH डबल बॉन्डेड CH ET। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? 4 और 8। यहां पर 4 केस लिए तो अगला 4 केस नहीं लिए, क्योंकि अगला 4 केस इस मॉलिक्यूल को पूरा पलटने से ही बन रहा है।
क्या वहां पे 4 4 8 अलग अलग केस बनेंगे? वहां भी पहला 4 केस जो है वो मॉलिक्यूल के पूरा घुमा देने से अगला 4 केस बन जाएगा। वहां भी 4 ही केस बन रहा है। बस अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि यहां तो आइडेंटिकल हो गया था, ये दोनों ZE और EZ आइडेंटिकल हो गया था, ZE और EZ आइडेंटिकल हो गया था, क्योंकि इसको पलट देने से ये मिल रहा था। क्या यहां पे ZE और EZ आइडेंटिकल होगा? होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? जब दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं एंड देयर इज नो सिमेट्रिकल एंड 2 to the power 2 दैट इज होल आंसर। क्लियर? क्लियर? या तो आंसर 0 या तो आंसर 3 या तो आंसर 4 या आंसर 8। 0 3 4 8। समझ में आ रहा है? सवाल देख के सीधे टिक करना है। जब तीनों जगह GI हो रहा हो और सिमेट्री दिख रहा तुमको, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, 4 आंसर। ये दोनों अलग अलग ग्रुप कर दिया, 8 आंसर। यहां GI नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा, तो यहां भी नहीं हो रहा, 0 आंसर। ये टेल में GI नहीं हो रहा, बाकी दोनों जगह GI हो रहा, 3 आंसर। समझ में आ रहा है? ये दोनों ग्रुप को अलग अलग कर दिया, 4 आंसर। ऐसे केसेस बना के दिमाग में रखना है। नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग। Calculate the total number of geometrical isomers of the following molecule. पहले में कितना आएगा आंसर? तो यहाँ GI है, यहाँ GI है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, एक सिन हुआ दूसरा एंटी हुआ, तो यहाँ भी GI हो सकता है। तीनों डबल बॉन्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये तो डिपेंडेंट है ही, है ना? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 4। ये समझ में आ रहा सबको? अगले में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 8। यहां भी GI है, यहां भी GI है और यहां भी 100% GI है। मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्रिकल एंड सिमेट्री नहीं है, तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो टोटल वही 8 केस बनेंगे जो मेरा सेकंड एग्जांपल था।
यहां डिफरेंस आ गया, CH डबल बॉन्डेड N और N डबल बॉन्डेड N के कारण 8 आंसर, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगले में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां GI, यहां GI, यहां भी 100% GI। ये दोनों ग्रुप अलग अलग, यहां भी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8। इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां GI है, यहां GI है, दोनों सेम ग्रुप है, इसलिए यहां भी GI हो सकता है। ये पहला केस बन गया 4। यहां कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 0। नो GI, नो GI, मतलब दोनों सेम ग्रुप। और अगर दोनों सेम ग्रुप तो यहां भी नो GI, क्योंकि इस कार्बन के लिए सेम ग्रुप हो गया। कहीं भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, 0। अगले में टेल पे GI नहीं है, टेल पे GI नहीं है, ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर सेम, तो टेल पे GI नहीं है, लेकिन ये दोनों जगह GI है विद अ सिमेट्रिकल एंड, देयरफॉर 3। सेम सवाल, नो GI, इन दोनों जगह GI 3। यहां पे नो GI, GI नहीं है वहां, यहां पर GI है, यहां पर GI है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। 2 to the power 2 that is 4। समझ में आ रहा है? CH3 CH डबल बॉन्डेड C H bonded to carbon, CH double bonded CH bonded to methyl, double bonded CH double bonded CH3, CH double bonded CH3. Calculate the total number of geometrical isomer of the following molecule. इस कैटेगरी में ये एकमात्र लास्ट सवाल है जहां पर थोड़ा सा सोचना है, इससे ज्यादा IIT नहीं सोचने देगा आपको। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। और ऐसे सवालों को हमेशा केसेस बना बना के किया जाता है। ध्यान से देखो कि ये चारों ग्रुप सेम है, लेकिन ये डिपेंडेंट पाई बॉन्ड। यहां GI होगा कि नहीं होगा, इन सबों का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा। यहां मान ले एक E और Z हो जाए, यहां भी मान ले एक E और Z हो जाए, तो ये GI शो करेगा। अगर यहां E हो जाए, कहीं भी एक कार्बन पे दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, वहां GI नहीं हो। लेकिन ये चारों जगह GI तो 100% पक्का है। अगर ये चारों जगह GI 100% पक्का है तो केसेस बनाओ। लेट ऑल द 4 आर E, बीच में डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, पहला केस। ऐसा बना सकते हैं ना। फिर E डबल बॉन्ड E और इसे किए Z, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या ये दोनों सेम है? स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं? 100% है। एक को Z किए, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे को भी करेंगे, एक एक करके करेंगे। E Z Z, Z E Z Z, फिर आया चारों Z। कितने बन गए? 1 2 3 4 5। और बताओ, अब ध्यान देना। एक और बच रहा है केस जिसमें E Z Z। देख, ये डबल बॉन्ड के बॉन्ड GI नहीं, सेम हो गया। यहां भी GI नहीं है, सेम है। यहां भी GI नहीं है, सेम है। यहां भी GI नहीं है, सेम है। यहां अल्टीमेटली GI नहीं। ये तो सारा केस बना है। उसके बाद हम क्या किए? ऊपर दोनों E कर दिए, नीचे दोनों Z कर दिए। ये भी तो केस है। क्या ये केस सेम दिख रहा है क्या? ऊपर के चारों से, ऊपर के 5 से डिफरेंट हुआ।
अगर ये डिफरेंट हुआ तो ये हो गया छठा आइसोमर, छठा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एंड आई नो दैट कि इस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा। अगर जीआई होगा तो इसका भी अपना एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा जो डिफरेंट होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे? एक तरफ सेम रखो और दूसरे तरफ उल्टा कर दो, ZE कर दो। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो एक और बात, अगर इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे पलटें, कैसे पलट रहे ध्यान दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये चारों ग्रुप क्या हुए? सेम हुए। बाई चांस यहां पर मिथाइल मिथाइल हटा के हम ईटी ईटी कर देते तो ये तो एक केस बनता ही बनता, और दूसरा केस क्या बनता? दूसरा केस चेक करेंगे ना कि पलटने से डिफरेंट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि पलटने से इथाइल इस तरफ आ जाएगा, मिथाइल उस तरफ चला जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? खैर, इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने का जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 7। लेकिन हम पलटने वाला केस भी तुमको थोड़ा आइडिया दे रहे कि अगर इथाइल इथाइल हुआ एक तरफ, मिथाइल मिथाइल हुआ एक तरफ, चेंज करने पे समझ में आ रहा है, वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, देखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, हम लोग को पता है कि जब भी रिंग सिस्टम में दो ग्रुप लगा रहता, ए बी 1 2 पे लगा रहे या 1 3 पे लगा रहे या 1 4 पे लगा रहे, इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 2 होंगे। दोनों ए बी अबव द प्लेन, या एक ए अबव द प्लेन दूसरा बी बिलो द प्लेन, सिस और ट्रांस, या बोलो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एरिया है। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग अगला टॉपिक में आंसर बोलेंगे 3, और वो जीआई नहीं बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हियर इज 3 बिकॉज दिस 2 आर कायरल सेंटर। 4 होगा, ए बी अलग अलग है, 4 जो स्टीरियो आइसोमर इसके बनेंगे। खैर, अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं तो कायरल सेंटर का बात नहीं करना है। मान लो कि एक रिंग है, रिंग पे 3 ग्रुप आइडेंटिकल लगा हुआ है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? ये जीआई शो करेगा कि नहीं? 100% करेगा। तो जो भी इसके स्टीरियो आइसोमर बनेंगे उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो गए? ओके, केसेस ऑल ए आर अबव द प्लेन। सेकेंड केस, 1A is below the plane but the other 2 is above the plane. थर्ड केस समझ में आ रहा है? थर्ड केस में जैसे ही तुम 2 को बिलो द प्लेन और 1 को अबव द प्लेन बोलोगे, थर्ड केस में जैसे ही 2 को बिलो द प्लेन और 1 को अबव द प्लेन बोलोगे, इनडायरेक्टली इसको पलट देना हुआ। अगर इस मॉलिक्यूल को पलट देंगे तो जो बिलो है वो अबव आ जाएगा, जो अबव है वो दोनों बिलो चला जाएगा। ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, नाउ टेल मी, अगर 2A सेम रहता लेकिन 1E रहता तब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते इसके? बना के देख यार, थोड़ा एक्सरसाइज कर, दिमाग का क्या जाएगा इसमें, खर्च थोड़ी हो जाएगा। इसके कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे? तो ऑब्वियसली तीनों का तीनों तो अबव द प्लेन, ये तो पहला केस है। दूसरा केस 2A अबव द प्लेन लेकिन E को कर दिए बिलो द प्लेन। तीसरा केस 1A को कर दिए, 1E को कर दिए और 1A को ऊपर रखे। ऑब्वियसली एक दूसरे को उलट पलट करने से आपको कोई तीसरा मिलेगा नहीं। ये 3 तो डिफरेंट बने ही बने, 3 डिफरेंट बन गए।
अगर इसे आप पलट देते हो तो दोनों ए बिलो द प्लेन चला जाएगा, जबकि यहां पर एक ए बिलो द प्लेन है और एक ए अबव द प्लेन है, इसलिए दूसरे को पलटने से तीसरा नहीं मिल रहा है। तो थर्ड वाला भी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर हुआ। लेकिन जो चौथा केस बनाओगे, जिसमें कि तीनों के तीनों बिलो द प्लेन अगर चले गए, तीनों के तीनों बिलो द प्लेन जाना मतलब कि पहले वाले को पूरा पलट देना 180 डिग्री से। समझ में आ रहा है? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एंड द लास्ट केस ए बी ई रहा तो क्या केस बनेगा? ए बी और ई तीनों ग्रुप अगर डिफरेंट रहा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? सो हम लोग बोलेंगे कि ऑल अबव द प्लेन, ये पहला केस हो गया। दूसरा ए बी अबव ई बिलो, तीसरा ए ई अबव बी बिलो, चौथा बी ई अबव ए बिलो, होगा ना? और सारे बिलो इज इक्वलेंट टू सारे अबव। पहले वाला केस को पूरा पलट दिए तो वो तीनों के तीनों बिलो चले गए। इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 4। कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। रिंग का साइज पे मत जाना, कोई अंतर नहीं रखता रिंग का साइज। मान लो पहला, दूसरा, तीसरा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल गिवन? वेरी सिंपल। यहां जीआई नहीं है, यहां जीआई नहीं है, यहां जीआई नहीं है, यहां जीआई है। तीनों ग्रुप अलग अलग है, तीनों ग्रुप अलग अलग से 4 के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4। तो रिंग में जब 2-3 ग्रुप लगा रहेगा ना, तो वहां भी केसेस बनाते, वहां फॉर्मूला नहीं लगाते कि ये सारे बिलो द प्लेन, फिर एक बिलो, दूसरा 2 अबव। ऐसे से केसेस बना के ही आंसर दिया जाएगा। और ध्यान रहे कि आईआईटी जेईई में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो आजकल पूछ रहा है पिछले 3 सालों से, उसमें वास्तव में दिमाग लग रहा है। इसलिए हम लोग ये सब चीज डिस्कस कर रहे, नहीं तो इतना करते भी नहीं। पहले क्या था कि n कायरल सेंटर 2 की पावर n आंसर। अब बेटा कायरल सेंटर 2 है, आंसर 4 दिख रहा, आंसर 2 निकल रहा, तो दिमाग लग रहा है। समझ में आ रहा? ये सारे केसेस ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे भयानक सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन इतना भयानक करके करोगे, बैठ के फिर कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे। रिंग के अंदर जीआई, रिंग के अंदर जीआई, बेटा करते रहे, तब तो फिर बैठ जाओ फिर आराम से। जितना जरूरत है उतना कर रहे हैं ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं देगा। आईआईटी आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा, ये बर्बाद करता है। आगे लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। सिर्फ आइडिया हम लोग ले रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, मॉडलिंग में भी पढ़ते हो। डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली Q मल्टीप्लाइड बाई D, डिपेंड्स ऑन चार्ज एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, μ2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और हमारे मॉलिक्यूल में यही थीटा बॉन्ड एंगल हो जाता है, क्योंकि 2 बॉन्ड के वजह से 2 डाइपोल मोमेंट वेक्टर आएगा और दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे रिजल्टेंट विल डिक्रीज।
ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे डाइपोल मोमेंट्स को, है कि नहीं? वेक्टर कैंसिल भी हो सकता है, दे कैन गेट एडेड ऑल्सो. इन जनरल CH3CH double bonded CH3H, sp2 carbon, sp3 carbon, sp2 is more electronegative, delta negative, delta plus. डाइपोल मोमेंट हम लोग हमेशा प्लस से माइनस की ओर बढ़ाते हैं डायरेक्शन. फिजिक्स में काम उल्टा करोगे, जहां प्लस चार्ज है वहां से माइनस की ओर, प्लस से माइनस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहता है हमेशा. इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन में माइनस आएगा, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे और इधर ऐसे. समझ में आ रहा? सिमिलरली ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग दें तो CH3CH CH3H, मिथाइल से कार्बन, मिथाइल से कार्बन, ये दोनों कैंसिल हो गया. हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, ये दोनों भी कैंसिल हो गया. ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो और सिस का डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो. सो रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, देन द मॉलिक्यूल विल बी पोलर, and if the resultant dipole moment is equal to zero, then the molecule will be non-polar. कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हालांकि हर डाइपोल, हर बॉन्ड में एक बॉन्ड मोमेंट है. कार्बन से क्लोरीन यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट becomes zero, then the molecule will be non-polar. If it is non-zero, then it is polar molecule. In general, the cis form is polar than trans form. Cis का dipole moment is greater than trans form. In general, not always. Not always. In general, cis का dipole moment is greater than the trans का dipole moment. Dipole moment order. ओके, किसका डबल बॉन्ड ज्यादा होगा पहले में? ऑब्वियसली सिस, है ना? मिथाइल से कार्बन, मिथाइल से कार्बन, वेक्टर ऐड हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है, इसलिए इसका ज्यादा. सेम चीज कार्बन से फ्लोरीन, कार्बन से फ्लोरीन, दोनों वेक्टर ऐड हो रहे.
यहां पे कार्बन से फ्लोरीन और कार्बन से फ्लोरीन, हमेशा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। यहां कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी चलो सिस वाले का ज्यादा है, लेकिन अगले में ये सिस और ये ट्रांस से सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अगले में देखोगे कि ये कार्बन से मिथाइल से कार्बन और यहां कार्बन से क्लोरीन, यहां पे कैंसलिंग इफेक्ट है। लेकिन यहां पर ट्रांस में देखोगे कि मिथाइल से कार्बन और कार्बन से क्लोरीन दे आर गेटिंग एडेड, और इस केस में ट्रांस वाले का ज्यादा डाइपोल मोमेंट है एज कंपेयर टू सिस। इन जनरल सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्ट्रक्चर आ जाएगा सामने जिसमें ट्रांस विल बी मोर पोलर देन सिस फॉर्म। ऑब्वियसली कार्बन से क्लोरीन वेक्टर के बीच में एंगल बढ़ते चला गया, डाइपोल मोमेंट घटते चला गया। ऑर्थो डाइक्लोरो इज मोर पोलर देन मेटा डाइक्लोरो इज मोर पोलर देन पैरा डाइक्लोरो। अगले में क्या होना चाहिए? 100% सेम होगा, बिल्कुल सही बोले, डाइपोल मोमेंट बराबर। कैसे सर? क्या हो गया सर? यहां दिमाग काम नहीं कर रहा है? यहां आएगा रिजल्टेंट x cos 60, x cos 60, 2x cos 60, that will be x, दोनों बराबर। अगले में मिथाइल से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, ये भी हम बता चुके हैं शायद। यहां पर Cl के बीच में जैसे जैसे Cl बढ़ता चला जाता है, हम लोग को उम्मीद होती है कि डाइपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन Cl बड़ा साइज का एटम है। जैसे जैसे Cl बढ़ेगा, Cl के बीच में रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और बॉन्ड एंगल बढ़ने से डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट घट जाता है। ध्यान रखना, सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है CHCl3 का 1.03 डिवाई, उसके बाद CH2Cl2 का 1.63 डिवाई, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन में जो सबसे कम था उसी का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है 1.8 डिवाई। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन CH2Cl2 ग्रेटर देन CHCl3। अगला ये भी हम बता चुके हैं सवाल। देखने में लग रहा है कि कार्बन फ्लोरीन ज्यादा पोलर बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन से, लेकिन होता क्या है कि कार्बन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस और कार्बन फ्लोरीन का बीच का डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट इज Q मल्टीप्लाइड बाई D। तो कभी कभी Q डोमिनेटिंग होता है, कभी कभी D भी डोमिनेटिंग होता है। यहां पे D डोमिनेटिंग है बॉन्ड लेंथ, दोनों बॉन्ड लगभग सेम पोलैरिटी नेचर के हैं। चूंकि यहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया कार्बन फ्लोरीन के हिसाब से, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट, विच हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट, ऑब्वियसली ये जीरो होगा। साइनाइड साइनाइड जीरो, साइनाइड साइनाइड नहीं होगा। साइनाइड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर, जैसे ये बॉन्ड अगर सीधा आया है ना तो इसको कहते हैं लीनियर। ऐसे बनाएंगे ना एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जो ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लीनियर नहीं है, बेंट शेप्ड, वी शेप्ड, ऐसे फॉर्म में रहेगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या कभी? नो सर। लेकिन ऐसे फॉर्म में रहा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? होगा। ध्यान रखना, रोटेशन चल रहा है, रोटेशन के वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैंने दो बनाया, एक में तुम बोले कि होगा और एक में बोल रहे हो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कन्फॉर्मर। अगला टॉपिक, कोई भी कन्फॉर्मर पोलर निकल गया, कोई भी एक कन्फॉर्मर पोलर निकल गया, पूरा मॉलिक्यूल पोलर होगा। यहां पे तो मात्र यही एक स्ट्रक्चर है जो कि नॉन पोलर है, इसके अलावा सोच धीरे धीरे उठ रहा है, सारे स्ट्रक्चर पोलर है, मात्र एक ही नॉन पोलर। तो ये मॉलिक्यूल पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सिमिलरली पिरामिडल शेप अराउंड नाइट्रोजन, इसे बताओ डाइपोल मोमेंट जीरो होगा?
होगा। C डबल बॉन्डेड O, OH, यहां पर भी C डबल बॉन्डेड O, OH, यहां हो रहा ऑक्सीजन का लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है तो ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट किए तो यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे माइनस आ गया, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां से H निकल के चला जाता है यहां पर। समझ में आ रहा है क्या? रेजोनेंस में एटम तो माइग्रेट नहीं करता है। कहां हम करा रहे एटम माइग्रेट? रेजोनेंस कराने के बाद हम एटम को माइग्रेट करा रहे हैं। रेजोनेंस में एटम को थोड़ी माइग्रेट करा रहे हैं। क्या हुआ सर? हाइब्रिड बनाए और C डबल बॉन्डेड बना हाइब्रिड, एक पे डेल्टा प्लस और एक पे डेल्टा माइनस, हो गया रेजोनेंस हो गया ना। अब हम बोल रहे ये H यहां से यहां माइग्रेट करते रहता है। क्लियर? दोनों में आ रहा है सेम टाइप का बॉन्ड कैरेक्टर, लगभग ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। अब पूरा सिस्टम क्या है? प्लेनर है। क्लियर? क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिर भी नॉट 0 होता है। क्या है? क्योंकि ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, यहां तो घूम रहा है ना चीज। इज दिस क्लियर? जब यहां घूम रहा है मतलब कि एक दूसरे को हर वक्त कैंसिल नहीं करेगा रिजल्टेंट। तो कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि यहां H प्लस का माइग्रेशन हो जाएगा इसलिए बॉन्ड कैरेक्टर सेम हो गया, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, बट स्टिल द डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0। क्लियर? बट द रोटेशन इज गोइंग ऑन। बॉइलिंग पॉइंट, boiling point is directly proportional to the intermolecular force of attraction. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लोरीन में कार्बन से क्लोरीन ऊपर, कार्बन से क्लोरीन नीचे, sp क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो क्यों नहीं है? sp3 कार्बन तो sp2 है वे, कार्बन तो sp2 है। हम तो बॉन्ड का मोमेंट निकाल रहे हैं ना, ये तो sp2 है। ये दोनों अगर 120 पे तो ये भी 120 पे होगा ना, तो सीधा ही होगा ना। तो कार्बन से क्लोरीन, यहां sp3 का मैटर करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है। यहां कोई और बॉन्ड है क्या? बहुत कम। हाइब्रिडाइजेशन इज नियरली sp3। प्लेनर थोड़ी है नाइट्रोजन वहां पर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is greater than van der Waals force of attraction. Electrostatic force of attraction is greater than van der Waals force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीधे आयन आयन, कटायन और अनायन के बीच में है ना, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ये सब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्योर हाइड्रोकार्बन में कौन सा फोर्स रहता है? डिस्पर्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इन जनरल हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ नॉन पोलर कंपाउंड। अ नॉन पोलर
बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ऑब्वियसली जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा वो उतना पोलर कैरेक्टर का होगा, जितना ज्यादा पोलर नेचर का होगा उसमें उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इन जनरल अगर सिस और ट्रांस की बात की जाए तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन द ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ट्रांस वाले से, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है ट्रांस से। हम आगे लिखा दें, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में 2-4 पॉइंट और नोट कर लो। Among non-polar molecules, boiling point will be directly proportional to the mass, या यूं बोलो मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ मास एंड साइज। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन ये रूल अमॉन्ग नॉन पोलर में, हमसे अगर कोई बोला कि हेक्सेन और हेप्टेन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हेक्सेन से, हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पेंटेन से। समझ में आ रहा है? एंड इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। N-pentane, boiling point of N-pentane is greater than the boiling point of neopentane. जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग के कारण मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का होते चला जाता है। ब्रांचिंग मेक्स द मॉलिक्यूल टू टेंड टुवर्ड्स स्फेरिकल शेप। ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा तो वो स्फेरिकल टाइप का होते जाता है। स्फीयर का एरिया क्या होता है? मिनिमम। पढ़े हो? स्फीयर का एरिया इज मिनिमम। प्रूव कर पाओगे? सेम वॉल्यूम के लिए अरे सीधा सा बात है यार, लिक्विड मेटल दे दिए, लिक्विड मेटल से स्फीयर बना और तरह तरह का शेप बना। तो जो सॉलिड बनेगा, कौन से सॉलिड का सरफेस एरिया मिनिमम होगा? हम तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मेटल कांस्टेंट बोल रहे हैं। When it will solidify, it will acquire a different shape. Which shape will have the minimum area, surface area? खैर, वो सब बात की बात है। स्फेरिकल इन शेप होता चला जाता है, सरफेस एरिया मिनिमम होता चला जाता है। सरफेस एरिया घटने से अट्रैक्टिव फोर्स भी घटता है, और अट्रैक्टिव फोर्स अगर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। ब्रांचिंग बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घटा, इनवर्सली रिलेटेड। नियोपेंटेन बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन से कम होता है। क्लियर है ये सब? Boiling point is directly proportional to the strength of H bonding. Strength of H bonding. Strength of H bonding. H bonding जितना strong होगा उतना ज्यादा boiling point होगा। और यही कारण है कि boiling point of alcohols is greater than boiling point of amines. ऑक्सीजन हाइड्रोजन का H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन और H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज इन जनरल ग्रेटर देन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स। बट रिमेंबर, यहीं पे एक पॉइंट नोट कर लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H बॉन्डिंग विथ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ H बॉन्डिंग विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा? अब नाइट्रोजन के पास दो एक्टिव हाइड्रोजन है, अमीन में RNH2 और एक है ROH। कौन ज्यादा H बॉन्डिंग शो कर सकता? ज्यादा नंबर में H बॉन्डिंग कौन शो कर सकता? NH2। ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी
of amine in water is greater than the solubility of alcohols in water. Clear? खैर ये तो हम अलग से बता. Boiling point is directly proportional to the number of OH group present in alcohols. If the number of OH is same, boiling point is directly proportional to the intermolecular H bonding, and boiling point is inversely proportional to the intramolecular H bonding. अगर अल्कोहल में नंबर ऑफ OH अगर सेम हो गया तो जहां जितना ज्यादा इंटर H बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जहां इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग हो गया वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि यार ये एक फेनॉल है, दूसरा कर दिए ये 2 OH और तीसरा कर दिए मान लो ये वाला OH. बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्योंकि एक ही OH है. समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 OH है तो 2 OH में ज्यादा H बॉन्डिंग होगा एज कंपेयर टू एक OH, इसलिए इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इससे. अब इन दोनों में यहां पर हो गया इंट्रा और यहां इंट्रा नहीं है, ये करेगा इंटर. समझ आ रहा है? तो होता क्या है कि जहां इंटर होता है वहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और जहां इंट्रा हो जाता है वहां पे सारे मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते. तो जो मॉलिक्यूल पहले से ही फ्री है उनको सेपरेट करना आसान होता है, और जो मॉलिक्यूल आपस में इंटर एच बॉन्डिंग करके आपस में जुड़े रहते हैं उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है. therefore the boiling point will be सिमेट्री का रीजन है. मेटा वाले का ग्रेटर लेस देन पैरा वाला, ऑर्थो से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेटा का, मेटा से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पैरा का. सेम टाइप का सवाल है. अरेंज द फॉलोइंग इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड.
चलो जल्दी जल्दी अरेंज करो, पहले देख के उसके बाद कॉपी करना। Arrange the following in the boiling point order. चलिए बताइए पहले का सिस ग्रेटर देन ट्रांस, यहां पे ट्रांस ग्रेटर देन सिस, समझ में आ रहा है? कहीं कि ये ज्यादा पोलर है, मिथाइल से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन। अगले में मिथाइल से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, मोर पोलर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? अगले में एन ब्यूटेन प्रोपाइल क्लोराइड, नॉन पोलर, पोलर, पोलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉन पोलर से। यहां तक समझ में आ रहा? अल्कोहल इथर, OH होने की वजह से H बॉन्डिंग होगा, यहां पे H बॉन्डिंग नहीं होगा। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा। अगले में ऑब्वियसली 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगले में सेम, ये भी पोलर, ये भी पोलर, बट देयर इज H बॉन्डिंग हियर। तो H बॉन्डिंग जो होता है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। H बॉन्डिंग इज वन टाइप ऑफ आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। तो पढ़े हो? पढ़ाया गया है? इनऑर्गेनिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 11वीं पास हो? नो सर, वो होता है 13th वाले जनरली 11वीं फेल होते हैं, वो 12वीं पास होते हैं। अगले में एक्टिव H बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, नो एक्टिव H। अगले में एक ही OH। अल्कोहल का एक और रूल याद रखना, अल्कोहल का OH को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर से लव करता है। हाइड्रोफिलिक, फिलस मतलब लाइक करता है, वाटर के साथ H बॉन्डिंग, अट्रैक्शन होगा। और जो अल्कोहल का ये जो पार्ट होता है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करता है। अगर अल्कोहल में सेम नंबर ऑफ OH है, ध्यान रखना, तो जिसमें जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक होगा वो सॉल्युबल कम होगा। हाइड्रोफोबिक जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहां हाइड्रोफोबिक बड़ा है, यहां हाइड्रोफोबिक छोटा है। सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा सॉल्युबिलिटी का सवाल था यार, ये लिख लो एक मिनट। सॉल्युबिलिटी का ये सवाल है, बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है। विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट में तो चलो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो ज्यादा सॉल्युबल, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा वाटर में? सॉल्युबिलिटी पहले वाले का ज्यादा होगा वाटर में। दूसरा, जिसका जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो कम सॉल्युबल होता है वाटर में, और बॉइलिंग पॉइंट तो खैर सेकंड वाले का ज्यादा होगा ही पहले से। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है, थैंक यू।